और मैं इस वक़्त मौजूद हूँ दून अस्पताल में और आज हमारे साथ मौजूद हैं बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव मखीजा। जैसा कि आपको पता है कि एचएमपीवी वायरस को लेके पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहला मामला बेंगलुरु से सामने आया था, इसके बाद देश के अलग-अलग राज्यों से मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये कितना खतरनाक है और लोगों को किस तरीके से बचाव करना चाहिए, इसको लेके कई सारे क्या नाम मिथ्याएँ भी हैं और आज हर सवाल का जवाब मिलेगा आपको। तो डॉक्टर साहब बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की इस वार्ता में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं अमर उजाला का अभिनंदन करना चाहूँगा कि वो ये जो हौवा फैला हुआ है इस देश में, इस हौवे के लिए जो है लोगों को एटलीस्ट जागरूक कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि यस, प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है पर इससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, एचएमपीवी वायरस कोई आज का वायरस तो है नहीं। 2001 में इसको डिस्कवर किया गया था और उसके बाद मल्टीपल टाइम्स पे देखा गया है कि ये केसेस आते रहे हैं, है ना? किसी भी तरीके के वायरल इन्फेक्शन की तरह ये भी फ्लू लाइक इलनेस लेके आता है, सर्दी, जुकाम, खांसी, है ना? और ज़्यादातर केसेस ऐसे ही होते हैं। अगर हम इसको बांट सकें तो हम इसको दो केसेस में बांट सकते हैं, एक जो सिंपल माइल्ड केसेस हैं और दूसरे तरीके के जो सीवियर केसेस हैं। सीवियरिटी ज़्यादातर उनमें देखी गई है जिनमें पहले से कोई कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब पहले से कुछ इलनेस है, से कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, किसी को एचआईवी है, किसी को किडनी की तकलीफ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है। उनमें जब ये वायरस आता है तो भयंकर प्रकोप लेके आ सकता है, निमोनिया कर सकता है या जानलेवा भी रह सकता है किसी भी और वायरस की तरह, ठीक है? लेकिन अगर देखा जाए तो ज़्यादातर केसेस में ये माइल्ड केसेस ही रहते हैं जिसमें फ्लू लाइक इलनेस होती है, सर्दी, जुकाम, खांसी, थोड़ा बहुत छोटे बच्चों में ब्रोंकियोलाइटिस, निमोनिया जैसी तकलीफें लेके आता है जो सिम्प्टोमेटिकली ट्रीट करने पे ट्रीट हो जाती है। ये इसका इज़ाद हो गया था, बहुत पहले से ये मतलब डायग्नोज़ हो गया था। ये आज ही क्यों इसको लेके बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है? ऐसा लग रहा है कि जैसे पहली बार आया हो, है ना? जैसे देखा जा रहा है कि ये चीन से शुरू हुआ, भारत में आ रहा है ना? तो ये तो पहले से ही मौजूद था, तो आज मतलब क्या कारण है इसके पीछे जो आज यहाँ पे इसके तो इस पे बहुत चर्चा की जा रही है? देखिए, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि देश भर में हर आदमी डॉक्टर नहीं होता है, तो हर आदमी को एचएमपीवी के बारे में पता हो ये ज़रूरी नहीं है। जैसे एक जगह से बस फुलझड़ी निकलती है और फिर आग पकड़ती जाती है ना? शुरुआत की गई कि एक जिस इंसान को नहीं पता था एचएमपीवी के बारे में बताया गया ये नया वायरस आ गया है और उस तरीके से वो फुलझड़ी पकड़ती हुई आग जो है वो पूरे देश भर में ये फैल गई है कि कोविड की तरह दूसरी वेव आने वाली है ना? ये कोई नया वायरस नहीं है, ये पहले से मौजूद है, ये पहले से ही इन्फेक्शन करता चला आ रहा है और इसकी टेस्टिंग भी देखा जाए तो 2002-2003 से हर अस्पताल अपने पैनल्स में कर रहा है। तो इसके लिए इतना ना डरें, बट यस, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो उस केस में हमें डेफिनेटली डेफिनेटली बचाव करना चाहिए। जैसे दून अस्पताल में 2022 से लेकर अब तक इसके 34 मामले सामने आए हैं। जैसा कि पता है कि दून अस्पताल में 2022 से लेकर अब तक इसके 34 मामले सामने आ चुके हैं और इसका जो आखिरी केस है वो अक्टूबर महीने में पिछले वर्ष के अक्टूबर माह में रिपोर्ट किया गया था, है ना? हालाँकि जैसा कि डॉक्टर बताते हैं कि इसकी फिलहाल टेस्टिंग बढ़ गई है। पहले 6, 7, 8 एक दिन में होती थी, वहीं अब यह टेस्टिंग बढ़कर करीब 25 से 30 पहुँच गई है। तो हम जानेंगे कि अभी वर्तमान में दून अस्पताल में किस तरीके के मरीज़ आ रहे हैं? क्या कुछ सिम्पटम्स होते हैं उसके, है ना? किस तरीके के और उनका आयु वर्ग क्या है कि किस आयु वर्ग के लोग ज़्यादा हैं? जी, डॉक्टर साहब। देखिए, ऐसा है कि सर्दी जुकाम कुछ नया नहीं है ना? और यदि सभी सर्दी जुकाम में ऐसी टेस्टिंग होने लगी तो वो वाजिब नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर हम देखें तो आप 34 केसेस कह रहे हैं, अगर तब भी टेस्टिंग पहले की जाती तो केसेस बहुत ज़्यादा बढ़े हुए आते हैं हमारे पास में। अभी क्योंकि लोगों के बीच में डर ऐसा बैठ गया है, लोग खुद भी इतना प्रेस करते हैं कि कहीं ये है ना एचएमपीवी वायरस तो नहीं है, तो उसकी टेस्टिंग को बढ़ाया जा सकता है और किया जा रहा है। पहले ज़्यादातर H1N1 की बातें होती थी, तो वो जो एक सैम्पलिंग आरटी-पीसीआर मेथड होता था उसमें हम तरह-तरह के वायरस चेक करते थे। उसी में से एक एचएमपीवी वायरस भी था और कुछ केसेस वो पॉजिटिव हो जाते थे। ज़्यादातर हम टेस्टिंग उन्हीं केसेस में करना चाहते हैं जो सीवियर टाइप के हैं। जैसे मैंने अभी पहले भी बताया, जिनके जिनके ऊपर बहुत तीव्र निमोनिया आ गया है या सांस में बहुत दिक्कत हो रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, वेंटिलेट करने की ज़रूरत पड़ी है, तो ऐसे में हम कॉजेटिव एजेंट को पता करना चाहते हैं,
है ना? तो उस समय पे हम ये टेस्टिंग कराते हैं और इसीलिए इतना कम आंकड़ा आपको देखने को मिला है पिछले पूरे समय से अगर हम देख के चलें। बट आज अगर हम टेस्टिंग करते चले जाएँगे, हर निमोनिया के केस में टेस्टिंग करेंगे, तो डेफ़िनेटली इसका नंबर भी धीरे-धीरे बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि इतनी जागरूकता आ गई है लोगों में, तो लोगों को भी ये डर है कि कहीं एचएमपीवी तो नहीं। तो उस तरीके से लोग भी काफ़ी को चेक करने के लिए। जो लोकल लैब्स हैं, वो अभी जो है लोग खुद लोकल लैब्स में जाके आरटी-पीसीआर करवा रहे हैं, तो नंबर डेफ़िनेटली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अच्छा, तो डॉक्टर साहब एक चीज़ और है कि लोगों के मन में सवाल होता है कि क्या ये बच्चों में होता है या बुजुर्गों में होता है या उसके बीच का जो एज ग्रुप होता है कि उसको भी परेशान कर सकता है? तो इसका क्या कुछ मैकेनिज़्म है, किस तरीके से इसको हम वो समझें? देखिए, होता है एक सही सवाल नहीं होगा मुझे लगता है, हो तो ये किसी भी एज वर्ष के, है ना? एज ग्रुप में किसी में भी ये हो सकता है। बट येस, सीवियर केसेस किस में आ सकते हैं, वो ज़्यादा समझने वाली चीज़ है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि सीवियर केसेस जो हैं, जिनमें पहले से कुछ कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, उनमें आने के चांसेस हैं। तो वो वर्ग हो गया जीरियाट्रिक एज ग्रुप, है ना? 60-65 से ऊपर का एज ग्रुप। और दूसरा जो बच्चे जिनमें अभी इम्यूनिटी डेवलप ही नहीं हुई है ना? पहले 5 साल। 5 साल के नीचे बच्चों में यदि ये वायरस आता है, तो देखा गया है कि इसमें सीवियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ इससे कि ये अगर हो जाए तो लाइलाज हो जाएगा। सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट से जैसे हम बाकी वायरसेस के वायरल निमोनियाज़ को ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे इसमें भी संभव है। कुछ केसेस बाकी वायरसेस में भी बिगड़ते हैं, इसमें भी बिगड़ना संभव है। बट येस, अगर हम सीवियर केसेस की बात करें तो 5 साल से छोटे बच्चे या फिर 60-65 से अधिक आयु वाले लोग, इनमें घातक होने का संभावना ज़्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब एक बात और जानना चाहते हैं और दर्शकों को भी पता चलेगी कि जैसे किसी को बाय चांस हो जाता है एचएमपीवी वायरस, तो वो कितना खतरनाक है और क्या कुछ उसको कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। देखिए, जो माइल्डर फॉर्म ऑफ डिज़ीज़ है, वो तो नॉर्मल कॉमन कॉमन कोल्ड की तरह आता है ना? सिम्प्टोमैटिकली ट्रीट करना है, इसका कोई अलग से इलाज अभी तक नहीं आया है। कोई ऐसी एंटीवायरल ड्रग नहीं आई है, जो हम बोलें कि एचएमपीवी के आगे ही प्रभाव कर रही है। तो इसीलिए सिम्प्टोमैटिक जैसे हम कॉमन कोल्ड का दूसरे वायरसेस का इलाज करते हैं, इसका भी वैसे का वैसे इलाज चलता चला जाएगा, ठीक है? और देखा ये गया है कि ऐसे केसेज़ में जब रिकवर हो जाता है सिम्प्टोमैटिक ट्रीटमेंट से, तो उसका कोई दुष्प्रभाव भी नहीं रहता है और प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा है। वहीं अगर हम सीवियर केसेस की बात करें, तो एंटीबायोटिक्स का रोल सिर्फ उतने में ही है जिसमें सुपर एडेड इन्फेक्शंस हो जा रहे हैं, है ना? ऊपर से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो जा रहे हैं, वायरल इन्फेक्शन हुआ, इम्यूनिटी पहले ही कम हो गई, ऊपर से इन्फेक्शंस हो गए, उसके कारण हमें एंटीबायोटिक्स देने पड़े। तो उन केसेस में तो जैसे निमोनिया के दुष्प्रभाव, फाइब्रोसिस या ये सब कुछ जो आगे चलते हैं, है ना? धीरे-धीरे करके रिकवरी आती है। बट पर से ये देखा जाए कि एचएमपीवी वायरस का खुद का ठीक होने के बाद आगे कोई दुष्प्रभाव या आगे कोई फ़ॉलो अप में तकलीफ देखी गई है, ऐसा कभी कोई जानकारी नहीं आई है। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर गौरव मखीजा। उन्होंने बखूबी बताया कि किस तरीके से एचएमपीवी वायरस से लड़ा जा सकता है और ये कितना इसके प्रभाव क्या हैं और ये किस आयु वर्ग के लोगों को परेशान करता है और इन्होंने हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। उम्मीद है कि सबको बहुत लाभ मिलेगा इसका और इसकी जो मिथ्याएँ हैं इसको लेके इससे बचें और जो डॉक्टरी सलाह है उसको फ़ॉलो करें। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।